बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि इस वक्त आप तमाम दोस्त खड़े हैं येलो लाइन बीआरटी के कॉरिडोर पे, और ये पुराने, इसका नाम जाम सादिक ब्रिज, जो आपके लेफ़्ट पे वो जाम सादिक ब्रिज है। ये उसके साथ पैरेलल ब्रिज बनाई गई है। मैं तमाम मीडिया के दोस्तों को कहूँगा कि भले इस ब्रिज की क्वालिटी भी देख लें, जितनी स्पीड में बनी है, जो इसका एक टाइम फ्रेम था उससे पहले कंप्लीट हो रही है। और ये वो ब्रिज है जिसमें पैदल चलने वालों के लिए भी एक अलग ट्रैक बनाया गया है ब्रिज पे, और साइकिल सवारों के लिए भी अलग ट्रैक बनाया गया है, वो भी ब्रिज पे बनाया गया है। तो पूरी ब्रिज में जो आपका राइट एंड पे नज़र आ रहा है वो आपको साइकिल चलाने वालों का ट्रैक है, जो लेफ्ट एंड पे नज़र आ रहा है आपको वो पैदल चलने वालों के लिए ट्रैक बनाया गया है। और इसमें फिर बीआरटी लाइन का एक ट्रैक होगा और बाकी आम ट्रैफिक के लिए होगी। ये जैसे ही ब्रिज कंप्लीट हो जाएगी तो हम जो एक्चुअल जाम सादिक ब्रिज थी पुरानी, उसको डिसमेंटल करके वहाँ पे भी इसी नौयत की, इसी तरीके की नई ब्रिज बनाने जा रहे हैं। ये येलो लाइन बीआरटी का कॉरिडोर जो है, इस पर अभी डेपोज पे भी काम चल रहा है, और जब इंशाल्लाह ताला जब ये रेडी हो जाएगा, उस रेडी होने के बाद कराची के शहरियों के लिए ये बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट ये प्रोजेक्ट बनेगा, जो उनकी ट्रांसपोर्ट की सहूलियात को बेहतर तरीके से हल करेगा। और ये प्रोजेक्ट हम वर्ल्ड बैंक के इश्तराक के साथ बना रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट के बाद मैं समझता हूँ कि कराची के शहरियों को एक बहुत ही आसानी हो जाएगी, और यहाँ पे हमारी ट्रैफिक की जो एक्स्ट्रा ट्रैफिक कंजेशन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ साथ रेड लाइन बीआरटी जो है, उसका जो मेन कॉरिडोर है उस पर भी हमारा पहला फोकस है कि उस कॉरिडोर को हम जल्द से जल्द जो है वो कंप्लीट करें। और उस कॉरिडोर के लिए हमारी मीटिंगें चल रही हैं, जो कुछ इश्यूज़ थे वो फाइनेंशियल इशूज़ उनको भी रिजॉल्व कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो येलो लाइन बीआरटी पे ये जो पहले कहा जाता था कि रेड लाइन बीआरटी पे क्यों डिले हो रही है, तो जब डिले के कॉजेज़ होते हैं तो डिले होती है। अब यहाँ पे ये टाइमली ये ब्रिज कंप्लीट हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे डिले नहीं है। फाइनेंशियल इशूज़, हमारे पास कोई फंड्स के इशू नहीं है, लेकिन डेफिनेटली जो एस्केलेशन के बाद जो इशूज़ थे वो रेज हुए। तो इसी तरीके से अगले ही महीने इंशाल्लाह ताला डबल डेकर बसेस भी आ रही हैं, ईवी बसेस भी आ रही हैं और बड़ी तादाद में आ रही हैं, और ये ट्रांसपोर्ट का ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इसके साथ साथ इस मंथ के एंड में या नेक्स्ट मंथ में ही हम ख़वातीन को पिंक स्कूटर्स मुफ्त में दे रहे हैं, और उसमें उनकी ट्रेनिंग भी मुफ्त में करवा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस मुफ्त में दे रहे हैं। और वो ख़वातीन जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगा और उनके पास वैलिड रीज़न होगा कि वो स्टूडेंट हैं या वो जो है वो किसी जगह जॉब करती हैं, चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूटर्स दी जाएंगी। ईवी टैक्सीज भी ट्रांसपोर्ट महकमा लेके आ रहा है। ये सारे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, मैं समझता हूँ, जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध जो है वो लोगों के लिए काम कर रही है। वुमेन एम्पावरमेंट पे जैसे हम ये स्कूटर लेके आ रहे हैं और पिंक बसेस, तो ये वुमेन एम्पावरमेंट का पहला काम है, जो मतलब ट्रांसपोर्ट के महकमे में पहला काम है, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। और आप देख रहे हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त लाड़कानों में मौजूद हैं, कंबर में मौजूद हैं, शहदाद कोट में मौजूद हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो हज़ारों ख़वातीन को सनदें दे रहे हैं, जो वो ख़वातीन जिनके पास ना अपनी ज़मीन थी ना अपनी छत था। तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अपनी ज़मीन और अपनी छत प्रोग्राम के तहत, और घर की ख़वातीन को, ये भी नहीं मर्द हजरात को, घर की ख़वातीन को वो मुफ्त में घर भी बना के दे रहे हैं, और चेयरमैन साहब के कहने पे उनको मुफ्त में ज़मीन की अलॉटमेंट भी की जा रही है। तो बेज़मीन आदमी को ज़मीन की अलॉटमेंट ये सिर्फ वही समझ सकता है कि जिसको उस चीज़ का अंदाज़ा हो। मैं समझती हूँ बहुत बड़ा काम है, और ये दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा मंसूबा चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बनाने जा रहे हैं। दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा मंसूबा, इससे बड़ा मंसूबा आज तक दुनिया में कभी भी नहीं आया। कल भी वर्ल्ड बैंक की पूरी एक हाई पावर एक मीटिंग थी चीफ मिनिस्टर हाउस में, उसमें जो ये दुनिया की तारीख़ का सबसे बड़ा हाउसिंग मंसूबा उसकी भी तारीफ़ हुई। ये जो येलो लाइन बीआरटी भी उन्होंने बहुत ही सेटिस्फेक्शन का मुजाहरा किया कि वो सेटिस्फाइड हैं इस प्रोग्रेस से। तो आप देख रहे हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के कहने पे पूरी हुकूमत सिंध, चीफ मिनिस्टर साहब और सब के सब लोग जो हैं वो मुतहर हैं कि, और हर महकमे में कोशिश की जा रही है कि लोगों को बेहतर से बेहतर सहूलियत दी जाए। एनर्जी का जो सबसे बड़ा क्राइसिस है उसमें मुफ्त में जो है
وہ سولر پینل دیے جا رہے ہیں. اس میں بھی کچھ پروجیکٹ ایسے ہیں جو کہ ورلڈ بینک کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. اور اس وقت ٹارگیٹ جو 4 لاکھ گھروں کو 4 لاکھ خاندانوں کو مفت میں ان کے بجلی کے بل اب ان کو نہیں دینے پڑیں گے, ان کا سولر سے ان کا گزارا چلے گا. تو یہ ایک بہت بڑے انقلابی چیزیں ہیں. یہ صرف عوامی حکومتیں جو کہ عوام کا درد سمجھتی ہیں اور جن کو پتہ ہے کہ عوام کے اصل مسائل کیا ہیں, یہ صرف وہی حکومتیں یہ چیزیں کر سکتی ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ ہر فیلڈ میں کر گئی ہے. شرجیل صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت پنجاب میں سیلابی صورتحال ہے, 2022 کا سیلاب جس کا آپ گھروں کا ذکر کر رہے ہیں, سندھ نے کیا تیاری کی ہے؟ کیونکہ یہ پانی آئے گا تو سارا دریائے سندھ میں, پنجاب کا بھی, ہندوستان کا بھی, کشمیر کا بھی, گلگت کا بھی, سارا پانی یہاں آئے گا, تو کیا تیاری ہے آپ کی؟ دیکھیں جی, چیف منسٹر صاحب نے پہلے بھی میٹنگیں کی ہیں اور ڈیفینیٹلی پنجاب میں اس وقت صورتحال خراب ہے. پنجاب میں سیلابی کی وجہ سے بہت زیادہ ان کے جو شہر اور دیہی علاقے جو اس وقت بہت تکلیف میں ہمیں احساس ہے. پنجاب حکومت کو کسی بھی قسم کی کوئی کوآپریشن چاہیے تو حکومت سندھ حاضر ہے. حکومت سندھ پہلے جب خیبر پختونخوا میں اور گلگت بلتستان میں ہوا تب بھی حکومت سندھ وہاں پہ, آپ نے دیکھا کہ حکومت سندھ کی طرف سے وہاں پہ ہمارے ریہیبلیٹیشن منسٹرز وہاں گئے, وہاں پہ امداد بھیجی. ابھی بھی پنجاب کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے کسی بھی قسم کی سیلابی صورتحال نپٹنے کے لیے تو سندھ حکومت بالکل موجود ہے. سندھ حکومت نے ماضی میں بھی بہت بڑے چیلنجز کیے. ابھی بھی آپ نے کہا اگر یہ پانی سندھ میں آیا تو ڈیفینیٹلی ماضی میں بھی بہت 2010 میں, 2011 میں, پھر بعد میں بھی جو 2022 میں جو بھی طوفانی بارشیں بھی سندھ نے دیکھی ہیں, طوفانی سیلاب بھی دیکھے ہیں. یا تو اس کا یہ احساس ہے کہ ان کو جو سندھ کے لوگوں کی صورتحال تھی برسات کے بعد, ان کو زیادہ احساس سندھ کے لوگوں کا تھا. پنجاب میں لوگ بیچارے جو کہ اس وقت برساتی اور سیلاب کی وجہ سے جو نقل مکانی کر رہے ہیں یا بے گھر ہو گئے, ان کو احساس نہیں ہے. تو میں یہ ایک شکایتاً کروں گا کہ میں نہیں چاہتا کہ کسی کے بھی خلاف کیمپین ہو. پنجاب میں بھی جو ہو رہا ہے میں پنجاب گورنمنٹ کو بالکل اس پہ بلیم نہیں کروں گا. بالکل میں ایک واضح بات کروں, کیونکہ وہاں پہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہوتے ہیں. جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو حکومتوں کو فیس کرنا ہوتا ہے. اسی طریقے جب کراچی میں 200 اور 250 ملی میٹر بارش اگر 1-1.5 گھنٹے میں ہوئی تو اس میں حکومتوں کو بلیم نہیں کرنا چاہیے. اس میں سوچنا چاہیے کہ جی یہاں پہ صورتحال یہ ایسی ہے کہ جی یہاں پہ ٹائم لگے گا پانی نکلنے کے لیے, لیکن انتظامیہ موجود ہے. لیکن جو لوگ یہاں پہ کیمپینیں چلاتے ہیں جو خاص میڈیا ہاؤسز چند پارٹی سے تعلق رکھنے والے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ چیزیں بیلنس کر کے دیکھنا ہے. اچھا شرجیل صاحب یہ بتا دیں کہ کل سنا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ سی ایم صاحب اور آپ سینئر وزراء کی کوئی طویل نشست ہوئی ہے. مختلف قیاس آرائیاں جو ہے اس حوالے سے کہی جا رہی ہے کہ کیبنٹ میں چینجنگ ہو رہی ہے. اور دوسرا اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ نئے صوبوں کا معاملہ بھی بڑا گرم کر کے جو ہے اٹھایا جا رہا ہے. تو یہ آپ کا پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ کوئی کابینہ کی تبدیلیاں, کچھ اور ایشوز ہیں, کیا معاملات ہیں؟ دیکھیں جی, کابینہ کی تبدیلی چیف منسٹر صاحب کا صوابدید اختیار ہے اور جب وہ چاہیں گے تبدیلی کریں گے. اور کابینہ کی تبدیلی جو ہے کوئی بری بھی نہیں ہے, جب بھی ہونی چاہیے. ہمیشہ بہتری کی گنجائش ہوتی ہے اور لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے اور آپشنز چینج کیے جاتے ہیں. اس میں کوئی بری بات نہیں, جب بھی ہونی ہوگی. پریزیڈنٹ صاحب کے پاس جو میٹنگ تھی اس میں ڈیفینیٹلی جو آئندہ سیلابی صورتحال ہیں یا باقی جو ایشوز ہیں اس پہ بات چیت ہوئی. اور پریزیڈنٹ صاحب چاہتے ہیں کہ ملک میں افہام تفہیم کا ماحول ہو, ملک میں سب مل کر آگے چلیں. پاکستان کی بات وہ زیادہ سوچتے ہیں, پاکستان کے لیے پریزیڈنٹ صاحب زیادہ فکر مند ہوتے ہیں. ان کی سوچ وہ ایک ملک کے صدر مملکت ہیں اور صدر صاحب جو ہے پاکستان کی سالمیت کے بارے میں, پاکستان کی خوشحالی کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ ایکٹیو رہے اور ہمیشہ پاکستان کی بات کی. جہاں تک آپ نے بات نئے صوبوں کی تو دیکھیں جی یہ شوشے لوگ چھوڑتے ہیں. آئین پاکستان جو ہے بہت واضح ہے. آئین پاکستان میں ہے کہ اگر کسی نے کوئی نیا صوبہ بنانا ہے تو اس صوبے کی اسمبلی نے پہلے پاس کرنا ہے. تو سندھ اسمبلی تو مجھے نہیں لگتا کہ کبھی زندگی بھر اس کو پاس کرے گی. میں آئینی بات کر رہا ہوں, میں قانونی بات کرتا ہوں. سندھ اسمبلی کبھی بھی اس کو پاس نہیں کرے گی. اور خاص طور پہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ممبر بھی اسمبلی میں موجود ہے تو سندھ اسمبلی کبھی بھی اس کو پاس نہیں کرے گی. یہ واضح موقف ہے میرا, اور باقی آئین سے بڑھ کر تو کوئی بھی نہیں ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ ہمارے ساتھ ہی جو ہے شارع بھٹو بنی ہے, سوشل میڈیا پہ بہت افواہیں آ رہی کہ بھٹو تباہ ہوگی, کنسٹرکشن صحیح نہیں ہوئی ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ساتھ ندی میں ایک اور پل بن رہا ہے, اس پر کتنا ٹائم لگے گا؟ دیکھیے کورنگی کاسبے کی آپ بات کر رہے ہیں جو سامنے بن رہا ہے, دیکھیں اس میں بھی بڑا تیزی سے کام چل رہا ہے. جہاں تک آپ نے بات کی شارع بھٹو کی, میں نے دیکھا ایک پھر اگین وہ کہوں گا ایک پارٹی سے منسلک ایک ٹی وی چینل, ایک جماعت سے منسلک ایک ٹی وی چینل,
वो आज भी दिखा रहा था उसकी रिपोर्ट शाहरा भुट्टो के कि भाई कि यहाँ पे कोई मसला है। नहीं, शाहरा भुट्टो का जो ट्रैक पब्लिक के लिए खोला गया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाहरा भुट्टो का वो ट्रैक जहाँ पे अभी कंप्लीट होना है, जिसने दिसंबर में होना है, वहाँ पे अगर VATR के इश्यूज अभी हैं तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग बारिशें ये चीज़ आती हैं। आप क्वालिटी ऑफ शाहरा भुट्टो जाके देख लें, कहीं से सॉइल टेस्ट करवा लें उसका, कहीं से उसके मटेरियल का टेस्ट करा लें, कहीं पे कोई कमी कोता है तो बताएं तो हम उसको देख भी लें। एक और आपको दूसरी बात बताऊँ, मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता आज और भी ख़राब हालत हो जाए शाहरा भुट्टो की, तो हुकूमत सिंध ने नहीं पैसे भरने। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का प्रोजेक्ट है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो भी आपका फर्म है, कंस्ट्रक्शन फर्म, उसने 25 साल तक या 30 साल का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 25 साल का उनका है कंसेशन एग्रीमेंट, 25 साल तक उसकी मेंटेनेंस उनकी जिम्मेदारी है। तो मिसाल के तौर पर अगर कोई ब्रिज पे या उस पर अगर कोई कुछ ख़राब भी हो जाए तो ठीक उसने करना है, तो हुकूमत के एक्स चक्कर से कोई पैसे नहीं जा रहे, वो उसी की जिम्मेदारी में आ रही है बात। तो ये मैं वादे कर लूँ, लेकिन वो फिर मैंने कहा ना कि कुछ लोग एक सोची समझी प्लानिंग के तहत जो वो कैंपेन चला रहे हैं पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के। वो मैंने कहा कि कुछ चैनल्स हैं जिनका वाबस्तगी है कुछ सियासी, तो उस हिसाब से वो चला रहे, तो मैं उनको भी शकील साहब, NFC के हवाले से बोर्ड जो है वो कायम कर दिया गया। यूनिवर्सिटी रोड से गुजरता है, बारिश के दौरान जो मुतबादिल सड़कें बनाई गई थी, डेवलप हो गई थी, वो दोबारा टूट का शिकार हो गई हैं। अब वहाँ से गुजरना शहरियों के लिए एक मुसीबत बना हुआ है, जिस्मानी। मैंने आपको बात को कह दी ना। आखिर ये मंसूबा मुकम्मल होगा क्या? कोई डेडलाइन तो बताइए। देखिए जी, मैं भाई देखिए मैं आपको बताऊँ, इस पर मैं 1 घंटा बात कर सकता हूँ, और आप लोग आ जाओ, मैं आपको ब्रीफिंग दे देता हूँ, उस पर ज़्यादा बेहतर होगा। इस पर इशूज़ हैं। जब ये मैं मिनिस्टर नहीं था, जब ये टेंडर उसके हुए थे ना, तब उसका रेट थे कम, तब डॉलर का रेट था 160 रुपये, तब सरिये का रेट और स्टील रेट कम थे। अब रेट उसके हो गए, बढ़ गए। जो रिसेशन पूरे पाकिस्तान में हुई तो पूरे पाकिस्तान के सारे प्रोजेक्ट्स के बढ़ गए, तो यहाँ पे भी बढ़ गए। अब ज़रा अभी रेट बढ़े तो उनके क्लेम्स है कॉन्ट्रैक्टर्स के। अब कॉन्ट्रैक्टर के क्लेम है, कॉन्ट्रैक्टर क्लेमों को हम आंख बंद के भर नहीं सकते। हमने उसके लिए वेरिफिकेशन के प्रोसेस बनाए, उसके लिए हमारी चीज़ें कुछ डिस्प्यूट बोर्ड्स हैं उसमें हल हो रही हैं, कुछ अगर आर्बिट्रेशन में हल होंगी तो आर्बिट्रेशन में, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सचेकर के पैसे हैं, उठा के नहीं सकते। ये नहीं है कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, पैसे सरकार के पास पड़े हुए हैं, लेकिन पैसा एक पैसा सरकार खर्च करने से पहले उसका पूरी एक ड्यू डिलीजेंस के प्रोसेस करना चाहती है। एक ये बात। दूसरे उसके इशूज़ क्या थे वहाँ पे जी, KWSSIP की एक लाइन आनी है 2.7 किलोमीटर की। अब आप चाहते हैं कि मैं आज ये बना दूँ, कल को अगर मैं ये खोदना पड़ जाए कि दोबारा खोदो, यहाँ पे पाइप डालना है, तो आपको क्या फील होगा? आप हमें गालियाँ दोगे यार ये लोग, इनकी आंखें थी या नहीं थी कि ये लोग जो है बैठ के आंखें बंद करके बैठे हुए थे। तो भाई अब वो 2.7 किलोमीटर जब लाइन डलेगी तब कॉरिडोर होगा। अभी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कि कॉरिडोर रेडी हो जाए। मैंने उस महकमे को और लोगों को कहा हुआ है कि जी मुझे दिसंबर तक करके दें आप कॉरिडोर रेडी पूरा, ताकि आवाम को जो तकलीफ है, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा एहसास है, वो ख़त्म हो जाए। BRT में अगर थोड़ा बहुत डिले होती है, डेपोज की पोजीशन का मसला था, सिविल एविएशन के बीच में इशूज़ थे, इशूज़ थे, वहाँ पे कुछ कार शोरूम वाले चले गए आर्बिट्रेशन में, तो ये सारे इशूज़ वहाँ पे आ रहे हैं। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम क्या है, अब ये जो ब्रिज था मैं आपको बताऊँ, ये ब्रिज बहुत टाइमली कंप्लीट हो गई। अब इसका जो कॉरिडोर का काम होगा वो डिले होगा। मैं आपको एडवांस बता दूँ, जो कॉरिडोर का काम होगा वो डिले होगा। वो क्यों होगा कि वहाँ पे आएंगे यूटिलिटीज़ का शिफ्टिंग। यूटिलिटीज़ की शिफ्टिंग इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम स्पेशली इन द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। अब आप बताएं कि मिसाल के तौर पर सामने खंबे नज़र आ रहे हैं आपको, अब ये बोलना है जी अगर यहाँ पर ट्रैक बना इस खंबे को वहाँ में शिफ्ट करो, तो इतने अच्छे हैं कि इलेक्ट्रिक वाले और सुई गैस वाले के 2 मिनट में कर देंगे। इस प्रोजेक्ट में भी मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट जून जुलाई था इसका। बीच में सुई गैस के इशूज़ आ गए कि सुई गैस के पीछे लाइनें जा रही थी, फिर उनके जी चालान भरो, फिर उनको ट्रांसफ़र करो, मतलब ये बहुत ज़्यादा। और हम लोग बिलियंस ऑफ रुपीज़ के सिर्फ पैसे भर रहे हैं जो कि हम गवर्नमेंट्स को दे रहे हैं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट के इदारों को दे रहे हैं कि जी आप अपनी यूटिलिटीज़ ट्रांसफ़र करो। और वो भी बादशाह आदमी कभी कहता है कि हमारे पास ये मटीरियल नहीं, ये बाहर से मंगाना पड़ेगा, इसका हम टेंडर करेंगे, इसका ये करेंगे। तो ये सारी अनफॉर्चुनेटली इसके इन लॉन्ग रन हमें फ्यूचर में कुछ प्लानिंग करने होंगे। अभी बता रहा हूँ कि हमारी ये जो ब्रिज है ये रेडी हो जाएगी, दूसरी ब्रिज में टाइमली मैं आपको कंप्लीट करके दूंगा। लेकिन जैसे हम कॉरिडोर में जाएंगे तो वहाँ पे चैलेंजेस आएंगे। वो अब इसमें भी मुझे बता रहे हैं PD साहब कल के इलेक्ट्रिक कोर्ट में चला गया है। अब मुझे बताएं, तो अब ये इशूज़ हैं, तो ये इशूज़ आपके इतने आसानी से हल होने वाले नहीं है अनफॉर्चुनेटली, इसकी वजह डिले होती है। वरना मुझे एक बात बताएं, सड़क बनानी है, एक BRT बनानी है ना, हम बना रहे हैं। अब BRT बनाने के लिए क्या चाहिए थे? पैसे चाहिए, पैसे पड़े हुए हैं। जब पैसे पड़े हुए हैं, नीयत भी है, तो क्यों डिले हो रहा है? डिले
वो जो टेक्निकल रीजन था, अभी जैसे बारिशों का भी क्या था, आपके सुई सदर्न गैस को उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीस दिए हुए थे रोड कटेंगे, उन्होंने रोड नहीं बनाए, तो जहाँ वो खड्डे थे वहाँ पे बाइक्स गिरी, वहाँ पे लोगों को नुकसान हुआ, वहाँ पे लोगों को तकलीफ हुई। तो यही चीज़ है कि मतलब हमें रोड कटेंगे तो आगे फ्यूचर में नहीं करनी BRTs में कि जी अभी हम बना लें BRT, बाद में रोड कटेंगे करते रहेंगे। तो उस चीज़ को, इसके फ्यूचर की सारी पॉलिसी को देखते हुए, ट्रस्ट में इसके अलावा कोई और इशू नहीं है। किसी किस्म की भी आप देख लें कि जी खुदा न खासा कोई बदनीयती नहीं, नेक नीयति के साथ हम काम कर रहे हैं सर। शर्जील साहब, NFC अवार्ड के हवाले से अब जो है 11वें NFC के हवाले से बोर्ड बन चुका है, तो क्या समझते हैं उसके हवाले से भी डिसइन्फॉर्मेशन बहुत आ रही है कि सिंध के वसाइल या सूबों के जो वसाइल हैं वो वापस लेने की बातें हो रही हैं, तो उसमें क्या सदाकत है? इस हवाले से क्या देखिए जी, 29 तारीख को इस्लामाबाद में मीटिंग है, चीफ मिनिस्टर सिंध जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं, तो वो जाके वहाँ पे सिंध का केस प्रेजेंट करेंगे। शर्जील साहब, ये बता दें, MKM के वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कल एक चैनल पर बैठ के कहा है कि पीपल्स पार्टी रेवेन्यू जनरेट करती है, शहरी सिंध से लगाती है दही सिंध में। अगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी को वज़ीर आज़म बनना है तो शहरी सिंध को अपनाना होगा और उसमें पैसे होगा। क्या आप नहीं लगाते शहरी सिंध में पैसे? अच्छा, मेरी बात सुने, ये जितने भी आप स्कीमें देख रहे हो, मुझे सिंध के देही इलाकों में इतनी बड़ी स्कीम बताओ मुझे, ये कितने बिलियन का एक BRT बन रही है, फिर कितने बिलियन की दूसरी BRT बन रही है, फिर ये शाहरा भुट्टो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। इस तरीके से पूरे कराची में जो अभी हब डैम पे पैसे खर्च हो रहे हैं, मतलब यू कैन नेम इट, कितने अंडर पासेस बन रहे हैं, कितनी स्कीम बना रही है। ये बेसिकली कुछ बेवकूफ़ लोग, मैं समझता हूँ, जो जहनी बीमार होते हैं ना, वो चाहते हैं कि हम कोई ऐसी बात करें लसानियत की जिससे तफरका पैदा हो, कोई खुदा न खासा नफरत पैदा हो। तो अवाम समझते हैं कि ना ही नफरत से ना ही लसानियत से कोई मसलों का हल है। यस, किसी को कोई चैलेंजेस हैं, किसी को स्कीम्स हमें बताएं। गवर्नमेंट पूरे अवेलेबल रिसोर्सेज जो है वो यूज़ कर रही है, और सबसे ज़्यादा खर्चा अगर आप सारे सिंध का बजट करें तो कराची में खर्च हो रहा है। अब जो अगर बात हो कि देही इलाके, तो क्या देही इलाकों को छोड़ दें? आज भी मुझे बताएं कि पाकिस्तान का कोई मुझे एक शहर बताएं जिसमें स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ की फैसिलिटीज़ हों। नंबर 1 अगर आएगा तो कराची आएगा। सिंध के बाकी शहरों में NICVD बनी हुई है, गम्बट भी बनी हुई है, लेकिन जो बेस्ट, जिसके पास सब सहूलतें मौजूद हों, 100% हर प्रोजेक्ट, हर उस बीमारी का जिसने इलाज बनाया वो आपको सिंध में मिलेगा, और मुफ्त इलाज सिंध में हो रहा है। पूरा पाकिस्तान इलाज कराने मुफ्त में सिंध में आ रहा है। तो जो सूबाई हुकूमत ये अगर यही खुदा न खासा सोच होती तो सारी हॉस्पिटल किसी और जगह बनती ना। तो क्यों हमें प्रायोरिटी देने की? सबसे बड़े में बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी पाकिस्तान का यही है, और सब लोगों के लिए एक्सेसिबल भी है, एयरपोर्ट है, लोग इलाज के लिए यहाँ आ सकते हैं, सब चीज़ें करीब है। तो ये सोच नहीं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे प्रायोरिटी दे रहे हैं तो बाकी जो लोग अवाम खल्क़ खुदा रह रही है, क्या उनको हम छोड़ दें? अगर बारिश में डूबते तो उनको डूबने छोड़ दें, बेघर लोग पड़े हो तो उनको छोड़ दें, उनको फैसिलिटीज़ ना दें? तो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट होती है वो एक वालिदैन का दर्जा रखती है। वालिदैन सारी औलादों को साथ लेकर चलते हैं। उनके जहन में उनका रियासत कहते हैं बाप का दर्जा रखती है, वो कभी ये नहीं रखती कि जी मुझे इसको प्रायोरिटी देनी है, उसको नहीं देनी है। तो ये ना कभी सोच थी ना है। हाँ, जिनका आपने नाम लिया उन लोगों की होती। जी, लास्ट क्वेश्चन। साहब, ये बताएं, एक नारोवाल की प्रोफेसर हैं जो कि बड़ी आला सोच रखते हैं, और हालिया बारिशों के बाद वो कराची में आए, ऐसे नेपाल का जिक्र करें। उन्होंने कहा कि हमें नया मालियाती मायदा बिल्कुल चाहिए होगा, और उसमें NSC बोर्ड बेशक इजलास हो, लेकिन वो दरख्वास्त करेंगे इसको कैंसिल करके नया नंबर 1 सर। और उसमें अब बारिशों का भी कहा कि जी अगर डैम होते तो बहुत अच्छा होता, और ये होता वो होता, उनकी एक अपनी सोच है। दूसरी बात सर ये कि कल जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या सियासी लोगों के अलावा भी कोई गैर सियासी लोग भी शामिल थे? बिल्कुल गलत आपको किसी ने, मुझे आपके एक और साफ़ी ने मुझसे सवाल पूछा, कुछ लोग आपको जो है ना बहुत गलत किस्म की बातें बताते हैं। अच्छा, नारोवाल के प्रोफेसर साहब जो है ना, वो उनकी डॉक्ट्रिन, और वो अगर आपसे बात करें तो या तो आपके हाथ में NFC अवार्ड का चेंजिंग होगी, अगर उन्होंने बात करनी है तो स्टेक होल्डर से बात करें ना। बैठ के मीडिया से क्या आके पूछना कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये चेंज कर तब्दील करना है, जो उसके लिए आइन में जो रास्ते हैं वो सर करें। थैंक यू वेरी मच। हाँ, खुर्शीद शाह साहब के भी मैं तबीयत देख कर आया हूँ। अल्लाह ताला उनको बड़ी हयाती दे, बड़ी ज़िंदगी दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो बहुत बड़ा असासा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एसेट है। हम सब उनकी सेहत के लिए दुआ को हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत पहले से बेहतर है, आप भी दुआ करें। थैंक यू वेरी मच।